हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग सारे पॉइंट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया है। आयोजन की बात की जाए तो नई दिल्ली में किया गया। विजेता इसमें दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रही, जिस टीम की कप्तान मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था, इसमें टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है, और महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स है। हर फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वो हर टॉपिक से जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों कवर करवाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। थोड़ा सा नोट देखिए, विजेता दोस्तों इसमें मुंबई क्रिकेट टीम रही, ये 42वां खिताब है। उप विजेता की बात की जाए तो विदर्भ रहा, इसमें मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान दोस्तों अजय वाडेकर थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता। तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर लगाए गए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। शरद कमल। आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। तो बीजिंग चीन में होगा। बीजिंग यहाँ पे आपका एग्जैक्ट लोकेशन होगा। इस तरह से भी प्रिपेयर रहें, इसीलिए दोस्तों हम रिवीजन व PDF के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो टोक्यो जापान में होगा। आपके एग्जाम के लिए दोनों सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। वह यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो जर्मनी ने जीता है। सारे फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है, और ये सारे PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, आयोजन इसका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रही। उप विजेता की बात की जाए तो भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान इसमें ह्यूज बेवजेन थे, और भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं। तो रघुराम अय्यर हैं।
और अध्यक्ष की बात की जाए यानी भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC की अध्यक्ष कौन है, PT उषा है। दोनों क्वेश्चन एक साथ क्लियर करवा दिए हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में CEO रघुराम अय्यर हैं और अध्यक्ष PT उषा है। स्थापना भारतीय ओलंपिक संघ की 1927 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। हर टॉपिक से दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2 लोगों को किया गया है, ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों उदय भाटिया जो कि दिल्ली से आते हैं और मानसी गुप्ता है जो कि हरियाणा से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रिवाइज करेगा दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। नेक्स्ट 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, प्रभा वर्मा को, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है, 11 जून को। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है, 15 जून को। नेक्स्ट विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है, 17 जून को। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, जर्मनी में। और भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है, तो अन्नपूर्णा। इससे पहले कौन थी दोस्तों, 17वीं लोकसभा में तो स्मृति ईरानी थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ अपडेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं RPF कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में। ध्यान देंगे दोस्तों, इनका जो आपका पाठ्यक्रम है, आपके एग्जाम में जो दोस्तों 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, यानी अच्छा खासा वेटेज। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है और ये सारे PDF अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें आपका पूरा GK का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा जो कि आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन यहीं से रन करते हैं। इसके अलावा आपका पूरा GS यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 27 PDF में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। साइंस का दोस्तों हमने ऑप्शनल यानी कि उसका पर्सनल PDF भी पूरी तरह से रेडी कर दिया है। नेक्स्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है वह बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का नया वर्जन एक कंबाइंड PDF है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। 33 PDF में दोस्तों इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है SSC एग्जाम 2024 के नाम से 2 एग्जाम इसमें आपके निकल चुके हैं। आपका CPO निकल चुका है, CHSL निकल चुका है। काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारा PDF दोस्तों। इसकी भी पेड फीस 100 रुपये रखेंगे। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है दोस्तों, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेराल होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेराल होता है। क्वेश्चन कहाँ से है, जनरल साइंस के विटामिन से आ गया है। सीट आपके सामने लगी हुई, पूरी तरह से विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लिया गया। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेराल। अब पहले विटामिन के नाम है, उनके रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी यहीं पे मेंशन कर लिया गया है ताकि टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले विटामिन A जिसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से वेरी होता है। आगे बढ़ेंगे, विटामिन B2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से दोस्तों किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और चर्म रोग जैसे होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके बाद में अगला क्या दोस्तों हमारा, विटामिन B12 है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन C मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन E की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमना। आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा होता है कि किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन K है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, सारी चीज़ें आपकी PDF में पूरी तरह से मेंशन है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, मदुरई तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन देखिए आपके आंसर में डाला गया है, यानी कि सीट आपके सामने लगी हुई है। डायरेक्टली लोकेशंस बताने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन भी
पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है ताकि टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए। टॉपिक आपका क्या दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं, मंदिर हैं, डाकले क्वेश्चन बनते हैं आप लोग। सांची का स्तूप हजारों बार पूछा गया है, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ये आपके सुपर क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से भी बनते हैं, तो पूरी तरह से आप कवर करने का प्रयास करेंगे। वो हर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनने हमारे आपके एग्जाम में, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है आपके PDF में। क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। अब एक तरफ इमारतों मंदिर के नाम, दूसरी तरफ स्थिति यानी में लोकेशन बताने हैं। सबसे पहले अजंता मोइलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। कुछ भी आप इसमें से मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़िएगा, क्या है आपका दोस्तों, सूर्य मंदिर जो कि जिसे हम लोग काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आप लोग जानते होंगे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। तरमकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? पुष्कर राजस्थान में। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों आपका, रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। एक साथ सेट कर दिया गया क्वेश्चन। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। और खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। PDF के लिए दोस्तों यह ऑलरेडी आपके दोस्तों इस बारे में बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024 का रेडी कर दिया गया है। SSC एग्जाम 2024 का रेडी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। कहाँ से क्वेश्चन आया? पॉलिटी के आर्टिकल से आया। तो हम लोग दोस्तों एक सेट लगा दिए। यहाँ पे आर्टिकल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको तो कवर किया गया है। इसके अलावा पॉलिटी के और भी क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं, यानी इस सेट को आप लोग कवर रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अब पहले क्वेश्चन से आप लोग देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, महान न्यायवादी कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? फाइनेंस कमीशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 280 आर्टिकल है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो 51 का है। नेक्स्ट, वित्तीय अपराध की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन से। संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस टॉपिक से दोस्तों? भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे उठाया जाता है उसको पूरी तरह से जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्लियर किया आता है। अब 4 क्वेश्चन एक साथ और देखिए। पहला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956 में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िए, सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 65वां संशोधन था जो कि 1990 में किया गया था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन कहाँ से है, सेंसस 2011 सीट आपके सामने लगी हुई है। मोस्ट नंबर क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया जनगणना 2011 से। इसी से दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। हाल ही में जीडी हुआ है, भर भर के इस दोस्तों सीट से हमारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो सेंसस 2011 जनगणना 2011 से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पहले पॉइंट से देखिए A to Z चीजें कवर की गई हैं। पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। अगला पॉइंट, जनगणना संघ सूची का विषय ध्यान रखेंगे जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। अगला, जनगणना 2011 की जनगणना भारत की तो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बेसिक चीजें थी। अब चलिए डाटा कवर कीजिए जो 2011 की जनगणना से निकल के आया। पहला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, 640 जिले। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा और सबसे कम डाटा को एक साथ दोस्तों यहाँ पे रखा गया है ताकि याद रखने में थोड़ी सी सहजता हो आप लोगों को। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो दोस्तों 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 943 है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। यही 3 डाटा की बात की जाए तो जीडी में कम से कम 10 बार तो पूछे गए होंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा और नगर हवेली है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। आगे बढ़िएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है, क्वेश्चन रखा गया छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1980 से लेकर 85 तक। कहाँ से आ गया, पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। सीट पूरी तरह से आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। आप जानते हैं टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। यहाँ से जितने फैक्ट आपके एग्जाम के लिए निकल के आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो पंचवर्षीय योजना आपका A to Z पूरी तरह से कवर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1980 से लेकर 85 तक। अब थोड़ा सा छठी पंचवर्षीय योजना के स्टॉप हेड को देखिए। पुनः हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करके और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक A to Z जितने फैक्ट हमारे लिए निकलते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर करेंगे। पॉइंट क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 तक थी, जो हमारा आंसर है। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। हर सेंटेंस से कई फैक्ट बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कितने फैक्ट एक साथ कवर होंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना किसकी सिफारिश पर कब और क्या, पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आप चलिए पंचवर्षीय योजना को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक
मॉडल की बात की जाए हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। फैक्ट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। सेकंड देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, समयावधि 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। मॉडल पीसी महाल नोबिस मॉडल। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ है। जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के साथ से स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित व्यवस्था का विकल्प चुना गया था। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे, रिवाइज पूरी तरह से रखेंगे। आगे बढ़िएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग का विकास। फैक्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। इतना ही फैक्ट बार बार पूछाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा 1966। एक पॉइंट और देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश हजारों बार पूछा गया। कब कब? 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं, कौन से पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान वार्षिक योजना चला गई थी? तृतीय, ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिए, मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर कीजिए। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते हैं कि स्थापना की गई? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी देखिए, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 3 क्वेश्चन का भी कीजिए। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ? अब आप समझ गए होंगे कितनी बार ये पूछा गया है, का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, हमारा छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम लोग। समय अवधि की बात की जाए 1980 से लेकर 85, ये हमारा क्वेश्चन ही था। एक्स्ट्रा फैक्ट कवर किए थे, केवल 2 फैक्ट यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब चलिए, पहला क्या है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? छठी पंचवर्षीय योजना। व किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो भी छठी पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं देखिए, समय अवधि थी 1985 से लेकर 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। एक फैक्ट आता है दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं देखिए आप लोग, 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समाधि 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, 9वीं की बात की जाए समयावधि 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। 12वीं देखिए दोस्तों आप लोग। 11वीं की बात की जाए दोस्तों तो इसकी अवधि थी 2007 से 12। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। एक नोट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं देखिए, समयावधि 2012 से 17। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम, समावेशी और सतत विकास। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं आप लोग जानते हैं समाप्त की दी गई। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया जनवरी 2015 को। थोड़ा सा नोट देखिए, योजना आयोग की स्थापना, इतना ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को गठित की गई थी। यह एक दोस्तों संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। क्या दोस्तों, वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जनरल साइंस से आया हुआ है, सीट आपके सामने लगी हुई है। जनरल साइंस के सुपर क्वेश्चंस हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया था? वातावरण ध्वनि। पहला क्वेश्चन देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। नेक्स्ट,
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या है आपका? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों, यह प्रयोग किया जाती है हीलियम। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।